नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पारित होने के बाद आज बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया गया। महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर महिला कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार अभिनंदन किया और आभार जताया। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का दोनों सदनों से पास होना इस बात का साक्ष्य है कि पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बड़े फैसले लेती है। पीएम ने कहा कि इसके पहले जब भी महिला आरक्षण बिल संसद में आया तो लीपापोती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराए गए, लेकिन निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ। पीएम ने साथ ही कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई सामान्य कानून नहीं है, बल्कि ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये सबके लिए ऐतिहासिक क्षण है जो इतिहास में आगे चलकर दर्ज होगी और लंबे समय तक याद किया जाएगा। जेपी नड्डा ने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए। यूनिसेफ ने भी उन्हें गेम चेंजर कहा था। जेपी नड्डा ने कहा कि देश में लंबित समस्याओं का निराकरण भी प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतांत्रिक तरीके से किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 की टीम के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें G20 शिखर सम्मेलन की सफलता में योगदान देने वाले लगभग 3000 लोग भाग लेंगे। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया और कहा कि बेरियम को पटाखे में बेतौर केमिकल इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने फिर साफ किया है कि ज्वाइंट क्रैकर्स के निर्माण और इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं दिल्ली सरकार की पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी जारी रहेगी। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लालू यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत 17 आरोपियों को समन जारी किया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे भारत के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से इसरो आज फिर से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर सकता है। इसरो को उम्मीद है कि अगर भाग्य ने साथ दिया तो दोनों से न केवल फिर संपर्क होगा, बल्कि उनके उपकरण भी उपयोग करने की दशा में मिलेंगे। लैंडर और रोवर के सोलर पैनल फिर से चार्ज हो सकेंगे। इन दोनों को सोलर पावर से ऊर्जा मिलती है। चंद्रमा पर 20 सितंबर से सूर्योदय शुरू हो गया है, इसलिए अब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को एक बार फिर सक्रिय किया जाएगा। उससे लैंडर और रोवर में मौजूद सोलर पैनल रिचार्ज हो जाएंगे। इसरो ने उम्मीद जताई है कि लैंडर पर 4 और रोवर पर मौजूद 2 सेंसर में से कुछ काम कर सकते हैं। इस वजह से उनका प्रयोग आगे बढ़ेगा। अभी और अधिक प्रयोगात्मक डेटा मिलने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लगभग 1115 करोड़ रुपए की लागत से पूरे उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए आज वोटिंग हो रही है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों के लिए 24 प्रत्याशी मैदान में हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए सुरक्षा काफी सख्त है। मुख्य मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI के बीच ही देखने को मिल रहा है। सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर हमले के मामले में यूपी पुलिस ने आरोपी अनीस को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। 2 अन्य की घायल अवस्था में गिरफ्तारी हुई है। यूपी एसटीएफ और अयोध्या पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सावन मेले के दौरान महिला कांस्टेबल पर सरयू एक्सप्रेस में हमला हुआ था। जम्मू कश्मीर में आज भारतीय वायुसेना अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही है। इसमें वायुसेना की सूर्य किरण टीम के 9 पायलट हवा में करतब दिखाएंगे।
भारत कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच सरकार ने टीवी चैनलों को आतंकवाद सहित गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को मंच न प्रदान करने की सलाह। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्रालय कर रहा है। इसके सह अध्यक्ष ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया हैं। पहले दिन वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोलोमोन अरोखीराज के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बैठक के एजेंडे की रूपरेखा बताई। बीजेपी द्वारा मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कहानी भारत माता के सच्चे सपूत की नामक ये प्रदर्शनी 3 दिन तक चलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन किया है। ये प्रदर्शनी 21 से 25 सितंबर तक चलेगी। प्रदर्शनी में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 2000 से ज्यादा उत्पादक और निर्यातक भाग ले रहे हैं। मुंबई का एक पंडाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पंडाल का थीम वंदे भारत एक्सप्रेस पर रखा गया है। ये पंडाल इतना जीवंत है कि आपको लगेगा कि आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। लखनऊ में सजे हुए अनोखे गणेश पंडाल में गणपति दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का 10 करोड़ का बीमा कराया गया है। पंडाल में चिट्ठी लिखकर लोग गणपति बप्पा से मनोकामना मांग रहे हैं। वहीं लखनऊ के झूलेलाल पार्क में दक्षिण भारत के कलाकारों ने तैयार किया भव्य पंडाल। पूरी तरह से वाटरप्रूफ और वातानुकूलित पंडाल की ऊंचाई जमीन से 74 फीट। दूर दूर से देखने वाले लोग पहुंच रहे हैं यहां पर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बारिश होने का सिलसिला जारी है। बलिया, देवरिया और गोरखपुर समेत कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सनातन धर्म पर आपत्तिजनक बयान का मामला। तमिलनाडु सरकार और उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी हुआ है। बड़ी खबर अभी की। चेन्नई के वकील बी जगन्नाथ की याचिका पर फोन लाइन पर विकास सारथी संवाददाता और जानकारी देंगे। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। विकास, सनातन धर्म पर आपत्तिजनक बयान पर चेन्नई के वकील की याचिका पर सुनवाई हुई है। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल भावना, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है तमिलनाडु सरकार को और उदयनिधि स्टालिन को अलग से नोटिस जारी किया गया है। इसमें सबसे बड़ा जो पहलू है इसका भावना कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक आदेश दिया हुआ है जिसमें कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा था कि वहां की पुलिस इस बात पर नजर रखे कि हेट स्पीच का अगर कोई मामला आता है तो उसका स्वतः संज्ञान ले और कार्रवाई करे। ये हेट स्पीच किसी धर्म, किसी समूह, किसी के भी बारे में हो तो खुद पुलिस को इसका संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। उस आदेश को ही साइड करते हुए, उसी का हवाला देते हुए चेन्नई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का आरोप किया था और ये कहा था कि इस पर तमिलनाडु सरकार को और तमिलनाडु पुलिस को खुद कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मांगा कि नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाए। अब इस पर कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया है। और इसके अलावा याचिकाकर्ता ने यहाँ पर यह भी कहा था कि जो नाम था कार्यक्रम का वो ही अपने आप में काफी आपत्तिजनक है। अब किसी धर्म या किसी समुदाय के खिलाफ इस तरह कार्यक्रम का नाम सनातन उन्मूलन सम्मेलन रखा गया था, जो अपने आप में एक किस्म से हेट स्पीच के दायरे में आता है। ये मांग यहाँ पे की गई कि इस तरह के कार्यक्रमों को इजाजत ना दी जाए भविष्य में। ये भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट के। ठीक बात। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके के नोटिस आने के बाद अब आगे अगर कोई ऐसा राजनीतिक दल सनातन धर्म पे या किसी भी धर्म पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी ना करे, ये भी क्या सीख देगा? बिल्कुल, यहाँ पर यही डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से मांगा गया है कि कोर्ट ये डायरेक्शन भी दे, क्योंकि तमिलनाडु में इस तरह के कार्यक्रम अक्सर होते हैं, तो तमिलनाडु को विशेष रूप से ये डायरेक्शन दी जाए कि इस तरह के कार्यक्रमों की इजाजत ना हो, जहां किसी भी धर्म, हिंदू धर्म या किसी भी धर्म के खिलाफ हेट स्पीच जैसी बयानबाजी ना हो या उनके नाम इस तरह के कार्यक्रमों के ना रखे जाए जहां से किसी भी एक धर्म को या किसी भी एक वर्ग के उन्मूलन की बात की जाए। ये अपने आप में हेट स्पीच की पराकाष्ठा, इसको याचिकाकर्ता ने कहा है कि एक हेट स्पीच की पराकाष्ठा है जब आप किसी वर्ग के उन्मूलन की बात करते हैं। तो यही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि इस तरह के कार्यक्रमों पर भविष्य में रोक लगे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, इतनी अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी एक्सप्रेस 100 पर फटाफट खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं,
अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत और शुरुआत करते हैं कारोबार के साथ। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 20 अंक की बढ़त के साथ 66,250 पर और निफ्टी 3 अंक की बढ़त के साथ 19,746 अंक पर खुला। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण मजदूरों के लिए खुदरा महंगाई अगस्त में पिछले महीने की तुलना में मामूली रूप से कमी आई है। वहीं चीनी की जमाखोरी पर केंद्र सरकार लगातार नजर रखे हुए है। अब केंद्र सरकार ने व्यापारियों से हर सप्ताह पोर्टल पर चीनी स्टॉक के आंकड़े देने को कहा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार घरेलू बचत पर कोई संकट नहीं है। उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं के कारण घरेलू बचत के तरीके में बदलाव हो रहे हैं। रिजर्व बैंक ने जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर सख्ती करते हुए मानदंडों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। जिनके ऊपर 25 लाख रुपए या उससे अधिक का कर्ज है और भुगतान क्षमता होने के बावजूद उसे लौटाने से इनकार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $93 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। आईटी कंपनी ब्लैक बॉक्स बेंगलुरु ने अपना नया उत्कृष्टता केंद्र खोलने जा रही है। कंपनी का कहना है कि अपनी वैश्विक विस्तार योजनाओं के तहत ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में 500 नौकरियां देगी। डेलॉयट के एक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि लग्जरी उत्पादों और त्योहारी सीजन की वस्तुओं की खरीद पर खर्च बढ़ने में कुल उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा। छोटी बचत योजनाओं के तहत 30 सितंबर 2023 तक लोगों को आधार और पैन कार्ड जमा कराना अनिवार्य किया गया है। अगर आधार और पैन को जमा नहीं किया जाता है तो 30 सितंबर 2023 के बाद बचत अकाउंट को निलंबित किया जा सकता है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 8 सितंबर 2023 तक बैंक ऋण में साल दर साल 15.07% की वृद्धि हुई है। वहीं जमा राशि में 12.8% की वृद्धि हुई है। ट्राई ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति के लिए परामर्श पत्र जारी कर दिया है। सभी हितधारक से 10 अक्टूबर 2023 तक अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं। आज विश्व भर में पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए कार फ्री दिवस मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राजभवन परिसर में साइकिल सवारी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के डोनेत्स्क के पश्चिमी शहर पर हमला किया है। डोनेत्स्क के पश्चिमी शहर पर हुए इस हमले में 13 लोग घायल हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर भी मिसाइल हमले किए। हमले से चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। इसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रूस पर जमकर हमला बोला। कहा कि रूस शांति की राह में बाधा बन रहा है। अमेरिका ने कहा है कि वो सर्दी शुरू होने से पहले यूक्रेन को फिर से सैन्य सहायता पैकेज देगा। पैकेज में सर्दियों में मदद के लिए वायु रक्षा प्रणाली और अन्य हथियार शामिल होंगे। ईरान की संसद ने हिजाब विधेयक पारित किया है, जिसमें ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को 10 साल की जेल और भारी वित्तीय दंड लगाने का आदेश है। चीन ने ताइवान को अपना अहम हिस्सा करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में चीन के उपराष्ट्रपति ने कहा कि ताइवान चीन का एक अविभाज्य हिस्सा है।
आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि प्रधानमंत्री अजरबैजान के खिलाफ संघर्ष में आर्मेनियाई लोगों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। अजरबैजान ने इस सप्ताह नागोर्नो काराबाख पर कब्जा करने के लिए आक्रामक अभियान चलाया, जिसके बाद 24 घंटे के भीतर काराबाख आर्मेनियाई लोगों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। ब्रिटेन में एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। ब्रिटिश विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद में सुधार पर बल देते हुए कहा कि इसका विस्तार कर भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान को स्थायी सदस्य बनाना जाना चाहिए। आईफोन 15 प्रो मैक्स मॉडल लॉन्च होते ही शंघाई में एप्पल के प्रमुख स्टोर पर प्री बुकिंग कराने वाले ग्राहकों की लंबी कतार देखने को मिली। अमेरिका से लौटने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की अपनी पत्नी के साथ कनाडा की यात्रा पर हैं। ज़ेलेंस्की कनाडाई संसद को संबोधित करेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी आक्रमणकारियों से लड़ने में अमेरिका का $325 मिलियन का सैन्य सहायता महत्वपूर्ण साबित होगा। फ्रांस के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान कहा कि रूस का यूक्रेन पर हमला कमजोर देशों के खिलाफ प्रहार है। यूएन के सदस्य देशों को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। प्रदूषण स्तर पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गुरुवार को बोगोटा में लोगों ने कार फ्री डे मनाया। इस दौरान केवल सड़कों पर आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों को ही चलने की अनुमति दी गई। संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक के दौरान फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि फिलिस्तीनियों को पूर्ण अधिकार दिए बिना मध्य पूर्व में शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। ब्राजील में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वहां के मूल निवासियों की पैतृक संपत्ति के अधिकारों से संबंधित विवादी विधेयक खारिज किए जाने के बाद ब्राजील के मूल निवासियों ने जश्न मनाकर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बस दुर्घटना की शिकार हुई है। बस के खाई में गिर जाने से 2 सदस्यों की मौत हो गई, वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए। सूडान के प्रधानमंत्री जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान ने दुनिया से अपील की है कि सूडानी नेता के विरुद्ध लड़ रहे रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के प्रायोजकों के मुकाबले करने में सूडान की मदद के लिए आगे आएं। पेरू में चलाए गए मादक द्रव्य विरोधी अभियानों के दौरान 15 टन से अधिक नशीली दवाओं को जब्त किया गया है। जब्त की गई दवाओं को सुरक्षित स्थान पर जलाकर नष्ट कर दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व को मतभेदों से दूर रखने का आह्वान किया। इजराइल के पर्यावरण सुरक्षा मंत्री ने न्यूयॉर्क में विश्व आर्थिक मंच के कार्यक्रम में प्लास्टिक के वैश्विक निदान के लिए एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संधि के आह्वान के दृष्टिगत देशों के गठबंधन में इजराइल के शामिल होने का ऐलान किया। यूएई के उद्योग और आधुनिक प्रौद्योगिकी मंत्री और COP20 के निर्वाचित अध्यक्ष ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन में कहा कि यूएई जलवायु संकट से निपटने में किसी तरह से कमजोर नहीं है। दुनिया भर के नेता संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में जलवायु परिवर्तन पर माथापच्ची करते दिखे। सभी नेताओं ने वर्तमान दौर में जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ी समस्याओं में से एक करार दिया। और अब खबरें खेल की। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीत लिया है। 53 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में अंतिम ने 2 बार की यूरोपियन चैंपियन स्वीडन की एमाजोना मालग्रेन को हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ ही अंतिम ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है और 19 साल के अंतिम विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली छठी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज का आगाज होगा। सीरीज का पहला मैच मोहाली में खेला जाएगा। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज का पहला मैच तेज बारिश के कारण रद्द हो गया। न्यूजीलैंड ने 33वें ओवर में 5 विकेट गंवाकर 136 रन बना लिए थे। जेसन रॉय ने आयरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की शेष 1 दिवसीय श्रृंखला में खेलने का मौका ठुकरा दिया है। उनकी जगह टॉम कोहलर कैडमोर को बुलाया गया है। क्विंटन डी कॉक का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के हस्तक्षेप के कारण उन्होंने 2021 T20 विश्व कप में घुटने टेकने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण उन्हें 1 मैच का प्रतिबंध झेलना पड़ा था।
भारतीय रोइंग खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में गुरुवार को हुए 3 और स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बना ली है। सतनाम सिंह, परमिंदर सिंह, जाकिर खान और सुखमीत सिंह की ने पुरुष क्वाड्रुपल स्कल्स के फाइनल में जगह बनाई। पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स वर्ग में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की जोड़ी ने 6 मिनट 55.78 सेकंड के समय के साथ फाइनल में पहुंची। वहीं सतनाम और परमिंदर ने रेट चेज में जीत दर्ज करते हुए पुरुष डबल स्कल्स के फाइनल में जगह बनाई। एशियाई खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को 1-0 से हरा दिया है। भारत के पास नॉकआउट स्टेज में जगह बनाने का मौका है। यूरोपा लीग में इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। लिवरपूल ने ग्रुप ई में LAS के लिंस को आसान मुकाबले में 3-1 से शिकस्त दी। LAS ने 14वें मिनट में गोल करके मैच में बढ़त ले ली, जो कि पहले हाफ का खेल खत्म होने तक कायम रही। लिवरपूल के लिए 56वें मिनट में डार्विन न्यूनेज ने बराबरी का गोल किया। यूरोपा लीग के एक ही अन्य मुकाबले में वेस्ट हैम यूनाइटेड को जीत हासिल करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। ग्रुप 1 में वेस्ट हैम ने बेकाटोपेला को 3-1 से हराया। ग्रुप बी के एक मुकाबले में इंग्लिश क्लब ब्राइटन को हार का सामना करना पड़ा है। ब्राइटन के AEK एथेंस ने रोमांचक मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दी है। एथेंस की तरफ से पहले हाफ में 2 और दूसरे हाफ में 1 गोल हुआ। ग्रुप सी में रेंजर्स ने स्पेनिश क्लब रियल बेटिस को 1-0 से हराकर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। पहले हाफ में किसी भी टीम की तरफ से गोल देखने को नहीं मिला। ग्रुप जी के एक मुकाबले में इटालियन क्लब AS रोमा ने शेरिफ तिरास्पोल को 2-1 से हराने में सफलता पाई है। रोमा के लिए शेरिफ के गैबी कीकी ने ऑन गोल किया, वहीं लुकाकू ने 65वें मिनट में रोमा के लिए विजयी गोल किया। सऊदी प्रो लीग में इतिहाद FC ने अल फतेह को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से शिकस्त दी है। इस मैच के तीनों गोल पहले हाफ में हुए। इतिहाद के लिए रोमारियो रिकार्ड द सिल्वा और कांटे ने गोल किए। ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार के क्लब अल हिलाल को सऊदी प्रो लीग में दमक AFC के साथ 1-1 के ड्रॉ से संतोष करना पड़ा है। अल हिलाल के लिए 9वें मिनट में मेलकॉम ने गोल किया, वहीं 68वें मिनट में दमक ने बराबरी का गोल किया। लियोनेल मेसी को इंटर मायामी के लिए खेलते हुए 37 मिनट के बाद ही मैदान से बाहर आना पड़ा। उन्होंने थकान के चलते पिछला मैच भी नहीं खेला था। खिलाड़ियों द्वारा अपना बहिष्कार समाप्त करने पर सहमति के बाद स्पेन की विश्व कप विजेता टीम नेशंस लीग मैच खेलने के लिए स्वीडन के लिए रवाना होगी। टीम वर्ल्ड और टीम यूरोप के बीच लेवर कप से पहले टेनिस के दिग्गज बुधवार को वैंकूवर में एकत्रित हुए। रॉड लेवर ने रॉजर्स एरेना में टीम वर्ल्ड के कप्तान जॉन मैकिनरो और टीम यूरोप के कप्तान ब्जॉर्न बोर्ग से मुलाकात की। और अब खबरें खेल से। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और देश भर के सिनेमाघरों ने 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। निर्देशक श्रीराम राघवन ने शिलादित्य बोरा की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म भगवान भरोसे के पोस्टर का अनावरण किया। 13 अक्टूबर को यह फिल्म भारत सहित अन्य देशों में रिलीज होगी। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर 23 सितंबर को रात 8 बजे जी सिनेमा पर होगा। डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन की तरफ से प्रमाण पत्र दिया गया है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।